हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अपने इस चैनल से उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक दोस्तों मैं 2018 तक का पेपर सॉल्व करा चुका हूं। 2018 के पेपर 3 पार्ट में हुए हैं, यानी कि 3 पेपर हुए हैं 18 के। तो पहला जो पेपर है दोस्तों 18 का, मैं उसको सॉल्व करा चुका हूं। आज मैं 2018 का दूसरा जो सेट है उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने पुराने पेपर को नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ पर सभी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से ईयर का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ। तो मैं 2009 का दोस्तों करा चुका हूँ, 2009, 2012, 2014, ठीक है, 2016, फिर 2018 का पहला जो एक है 3 पेपर हुआ था, तो पहला पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ। आज मैं कराऊंगा 2018 का दूसरा जो पेपर है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा लिया करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो हमारी आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इसका यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समान अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह कब्जा प्रत्युद्धरण हेतु विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत बात द्वारा प्रस्तुत कर सकता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका बी है इसका सही आंसर, यानी कि बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर। तो दोस्तों इसमें और भी आपको हम एक बात बता दें कि इस धारा के अधीन कोई बात जो है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर उसको दायर करना होगा। और दोस्तों इसमें जो है कि सरकार के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अगर 6 माह से ज़्यादा बीत गया तब नहीं वाद लाया जा सकता, 6 माह से अगर ज़्यादा बीत गया बेकब्जा किए जाने से तब भी बात नहीं लाया जा सकता, और सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं लाया जा सकता इस धारा के अंतर्गत। तो दोस्तों यह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन जो 6 है इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है वो हम बता दें, आपका दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत अपील किए जाने का विहित परिसीमा काल है। तो इसमें दोस्तों जो विहित परिसीमा काल है वो है आपका 90 दिन है। कितना है दोस्तों? 90 डेज़ है, यह है 90 डेज़। तो इसमें दोस्तों ये जो प्रावधान किया गया है ये आपका कहाँ पर किया गया है? तो किया गया हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसके जो सेक्शन है दोस्तों वो 28 के सब सेक्शन 4 में यह प्रावधान किया गया है। तो यह किसके विरुद्ध, यानी डिक्री या आदेश की तारीख से, कब से दोस्तों? डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिन के अंदर जो होता है अपील फाइल करना होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, आपको बता दें कि मार्केट में बहुत ढेर सारी सॉल्व क्वेश्चन उपलब्ध हैं, लेकिन दोस्तों मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें मैंने बहुत से ऐसे क्वेश्चन पाए हैं जिनके आंसर गलत बताए गए हैं, जिसको कि मैंने अपने जितने भी रॉ मटेरियल हैं बुकों से देख देख करके मैंने इसको सही किया है सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उनको इससे फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप खुद भी देख रहे होंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसको अपने तक मत रोकें। सही मैटर है, सही सलूशन है इसका सबका, तो इसको दूसरों तक भी पहुँचाते रहिए। और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जो MCQ सेंटर के ही नाम से, MCQS सेंटर के ही नाम से जो चैनल बना है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर PDF आपको कोई भी नोटिस उपलब्ध कराई जाती है। और दोस्तों स्पेशल लॉ वालों के लिए दोस्तों हमने एक चैनल बनाया है लीगल, टेलीग्राम पर ही, लीगल एग्ज़ाम ग्रुप। तो इसमें दोस्तों लॉ से रिलेटेड ही मैटर इसमें रहते हैं, इसमें चाहें तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF इसमें सभी उपलब्ध कराते रहता हूं मैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जहां की किसी आवेदन के लिए विहित काल का अवसान किसी अवकाश के दिन हो रहा हो वहां आवेदन। दोस्तों अगर कोई आवेदन मान लीजिए कोई कर रहा है और वह जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन अवकाश पड़ जाता है, तो फिर वह किस डेट पर उसका आवेदन किया जा सकेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है आपका बी, उस दिन किया जा सकता है जिस दिन न्यायालय फिर खुले। तो ये दोस्तों ये प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों ये लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 की धारा जो है 4 के अंतर्गत यह बताया गया है कि विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो तब फिर क्या होगा। तो यानी कि न्यायालय जब फिर से खुले तब आवेदन किया जा सकता है।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ऐसी उपेक्षा के लिए बा पर बाद लाता है जो बा ने उसे युक्त रूप से अनुपयोग्य गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की जिससे आ को क्षति हुई थी। यह तथ्य कि बा उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यासता उपेक्षावान था। तो दोस्तों यह जो कथन है वो है ये विसंगत है। ठीक है, ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये दोस्तों एविडेंस एक्ट की जो एविडेंस एक्ट में सेक्शन जो है 14 में ये एक इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन है। अगर इंग्लिश में उसको लिखें तो यन लिख सकते हैं, अगर हिंदी में उसको लिखें तो ढा इसको लिख सकते हैं। ये सीधे सीधे इलस्ट्रेशन ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपका है 5वां प्रश्न दोस्तों। 5वां प्रश्न, विबंध के सिद्धांत से तात्पर्य यानी कि स्टेपल जो थ्योरी है स्टॉपल, उससे क्या तात्पर्य है? तो इसमें दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कि पूर्व में किए गए कथन या स्वीकृति के विपरीत कथन करने से रोक। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर ये सही है। ये कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों? ये एविडेंस एक्ट की धारा जो है 115 में स्टॉपेल का रूल दिया हुआ है 115 में। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने पहले उसने कोई बात कही है तो अगर वह बाद में अपनी उन बातों से उन कथनों से अगर मुकरता है, उसे डिनाई करता है, तो उसको कोई अन्य तथ्य कहने से या कोई अन्य बात कहने से रोक दिया जाता है। इसी को स्टॉपेल कहते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थानाधिकारी को सूचित करता है कि वह चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की है उसने अपने घर के आंगन में रखी है। यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी? तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चाबी को घर के आंगन में रखने की। यानी कि दोस्तों ये एविडेंस एक्ट की जो धारा है 27, सामान्यतः दोस्तों पुलिस अभिरक्षा में कोई भी अगर बयान कोई भी अभियुक्त देता है तो वह जो होता है ग्राह्य नहीं होता है, वह असंगत होता है, सुसंगत नहीं होता है। लेकिन अगर उसने कोई ऐसी जानकारी दी है जिसके आधार पर जो उसने बताया है वहाँ पर कोई साक्ष्य अगर मिलता है तो उतना वह पोर्शन जो होता है, उतना जो भाग होता है वह सुसंगत होता है। तो इसमें दोस्तों इस प्रश्न में चाबी को घर के आंगन में रखने की जो बात उसने कही वह इस प्रश्न में सुसंगत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। किसी विचारण में अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करते हुए हत्या करने का अभियुक्त यह कथन करता है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण वह आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया। वह इस कारण उसने आ को लाठी की एक चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गंभीर और अचानक प्रकोपन को साबित करने का भार है। तो दोस्तों किस पर यह साबित करने का भार है कि वह अचानक गंभीर प्रकोपन के अंतर्गत था, यानी कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के अंतर्गत आकर के उसने कार्य किया। यह साबित करने का भार किस पर होगा? अभियोजन पर होगा या अनुसंधान करने वाली एजेंसी पर होगा या न्यायालय पर होगा या अभियुक्त पर होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो अभियुक्त पर होगा। ये कहाँ पर दिया गया है? तो ये दोस्तों जो है एविडेंस एक्ट की धारा जो है आपका एविडेंस एक्ट की धारा 100 सेक्शन 105 यानी 105 में दिया हुआ है। इसमें दोस्तों कहा कि यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला जो है अपवादों के अंतर्गत आता है, ये अभियुक्त पर ही होता है। ठीक है, अगर अभियुक्त कोई ऐसा बचाव ले रहा है कि उसका मामला किसी अपवाद के अंतर्गत आता है जिसमें उसको अपराध उस कार्य से छूट दी गई है, तो यह साबित करने का भार अभियुक्त पर ही जाता है। अगला जो प्रश्न, एक बलात्कार के प्रकरण में विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष चाकू द्वारा अन्य व्यक्ति को उपहत कारित करता है, वह न्यायाधीश जिसके समक्ष यह घटना हुई। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका सी, एक साक्षी के रूप में परीक्षित किया जा सकता है। दोस्तों उस घटना के सिर्फ संबंध में उसको एक साक्षी के रूप में उसका परीक्षण हो सकता है। और दोस्तों ये कहाँ पर प्रावधान किया गया है? ये किया गया है एविडेंस एक्ट की जो धारा है दोस्तों 121 के अंतर्गत। यहाँ पर जो है न्यायाधीशों को बचाव दिया गया है कि उनसे बिना उनके उच्च जो अधिकारी हैं यानी कि जो उनसे ऊपर की कोर्ट है, बिना उनकी अनुमति के इनसे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन दोस्तों अगर कोई घटना वह न्यायालय में है, उसके सामने कोई घटना घटित होती है तो उसके बारे में स्पेशली सिर्फ उस घटना के बारे में उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो दोस्तों यह जो है 121 जो सेक्शन इसका दृष्टांत जो है ये सी, दृष्टांत सी ये सीधे सीधे रखा हुआ है, उसी पर ये भिष्ट है। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजन निम्न में से कौन राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न प्रत्येक न्यायालय की भाषा अवधारित कर सकता है? तो यह दोस्तों जो है आपका यह है राज्य सरकार। इसका उत्तर जो है दोस्तों आपका 9 का राज्य
सरकार यानी कि सी, ये कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों? ये CRPC की जो धारा है दोस्तों 272 में यह प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये दोस्तों आपका दिया हुआ है सी में राज्य सरकार, ये 272 में दिया हुआ है CRPC में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका वह अपराध जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं जिन पर अभिभाषक चर्चा लागू नहीं है को अधिसूचित किया जाएगा। अभिभाषक यानी कि प्ली बार्गेनिंग का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। यह दोस्तों यह किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? तो यह दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाता है, यानी कि विकल्प डी आपका सही है। ये कहाँ पर दिया हुआ दोस्तों? ये CRPC की जो धारा दोस्तों 265 जो है ए 265 ए के क्लास 2 में यह दिया हुआ है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है आपका, एक आपराधिक विचारण में बगैर सरकार के रासायनिक परीक्षक को प्रस्तुत किए उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान विश्लेषण के लिए सामूहिक रूप से भेजी गई किसी चीज़ के बारे में दी गई रिपोर्ट को, तो दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर सही है? यह साक्ष्य में आए अनुसंधान अधिकारी की स्मृति ताज़ा किए जाने मात्र तक उपयोग में लिया जा सकता है, यानी कि विकल्प डी सही है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ऐसे मामले में जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है यथा स्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की यदि कोई हो प्रति अग्रेसित करेगा, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है उस जिला मजिस्ट्रेट को जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है। तो दोस्तों ये यानी कि विकल्प डी सही है इसका दोस्तों। और ये कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों? तो ये दिया हुआ है दोस्तों CRPC की जो सेक्शन है दोस्तों CRPC सेक्शन 365 में ये दिया हुआ है। इसमें दोस्तों इसकी जो लाइन है वो है कि सेशन न्यायालय और CGM द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जो है जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका वो है आपका प्रश्न 13, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन दर्ज किया जा सकता है, तो यह दोस्तों किसके द्वारा दर्ज किया जा सकता है? 164 के अधीन ये किया जाता है एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा ये दर्ज किया जा सकता है। इसका आंसर इसका मतलब सी सही है। तो ये कब किया जा सकता है दोस्तों? तो चाहे उस मामले में अधिकार, और एक बात और आपको बता दें कि ऐसा जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है महानगर मजिस्ट्रेट, चाहे उसको उस मामले में अधिकारिता प्राप्त हो या ना प्राप्त हो वह उसका कथन अभिलिखित कर सकता है। और आपको बता दें कि किसी अन्वेषण ये कब किया जा सकता है? जो संस्वीकृति जो अभिलिखित करेगा किसी अन्वेषण के दौरान या जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व ही ये किया जा सकता है, यानी कि अन्वेषण के दौरान या जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व ही ऐसी जो संस्वीकृति है उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट उसको अभिलिखित करेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, विधि विरुद्ध जमाव से अभिप्राय है, तो विधि विरुद्ध जमाव से जो अभिप्राय है दोस्तों वो है आपका आंसर जो अपराध कारित करने के समान उद्देश्य से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव, यानी कि आपका विकल्प सी सही है। ये कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों विधि विरुद्ध जमाव के बारे में? IPC की जो धारा है दोस्तों 141 में 5 ग्राउंड दिए हुए हैं, 5 उसमें कंडीशन दिए हैं जिन जिन दशाओं में कोई किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। अगला है भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंगवाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो ये शब्द जो प्रयोग किए गए हैं दोस्तों ये प्रयोग किए गए हैं हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो या नारी। इसका कहाँ पर प्रावधान किया गया है? ये दोस्तों आपका IPC की जो धारा है वो 8 में ये बताया गया है, यानी कि लिंग मतलब जेंडर के बारे में बताया गया। जहाँ भी पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल हो उसमें नर और नारी दोनों उसमें इंक्लूड माने जाते हैं। अगला दोस्तों जो है प्रक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन दांडिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में आपराधिक मनस्थिति का कोई स्थान नहीं है। यह कथन जो है दोस्तों यह कथन सत्य है। आपको बता दें कि इसमें जो आपका विकल्प ए सही है, लेकिन ये दोस्तों आपका जो सिलेबस है UPSC का उसके सिलेबस में ये अधिनियम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा गया है तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश दिया जा सकता है जहाँ, तो दोस्तों वहाँ दिया जा सकता है। इसका आंसर जो है दोस्तों आपका ए सही है। किए जाने वाले कार्य के अपालन द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान ना हो,
जहाँ पर किए जाने वाले कार्य के अपालन द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करने के लिए कोई मानक विद्यमान ना हो, वहाँ पर किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करने का आदेश दिया जा सकता है, यानी कि विकल्प आपका ये सही है। तो इसमें आपको एक बात और बता दें दोस्तों, ये जो दिया हुआ है SRA यानी कि स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 का की जो धारा है दोस्तों वो है 10। तो ये 10 की ये पुरानी जो अब इसमें संशोधन हो चुका है, तो ये पुरानी धारा में ये दिया गया था, जिसमें कि 2018 में संशोधन हो चुका है, जहाँ से ये ग्राउंड अप ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। तो अगला जो प्रश्न है आपका, एक भागीदारी फर्म है, तो एक भागीदारी फर्म क्या है? तो इसमें दोस्तों अपने भागीदारों से अलग एक विधिक इकाई, एक स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व, अपने भागीदारों की अभिकर्ता। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका सी, अपने भागीदारों की अभिकर्ता। अगला जो प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के मद्देनजर स्थावर संपत्ति का पट्टा एक अंतरण है। तो स्थावर संपत्ति का पट्टा एक अंतरण है, तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका विकल्प ए सही है, जिसमें किसी दी हुई कीमत या दिए जाने के वचन अथवा धन, फसलों के अंश, सेवा अथवा किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल पर उस संपत्ति के उपयोग के अधिकार का अंतरण हो। तो दोस्तों ये कहाँ पर आपका है? ये TPA में यहाँ सेक्शन क्लियर 105 में दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है आपका दोस्तों 20, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो ये दोस्तों दिया आर्टिकल जो है 141 के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के अंदर साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए नियुक्त कमिश्नर नहीं कर सकता है। तो इसमें दोस्तों नियुक्त कमिश्नर क्या नहीं कर सकता है? तो इसमें जो दोस्तों आपका सही आंसर है वो है आपका बी, साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए कोई आक्षेप का निर्णय वह नहीं कर सकता है, वह न्यायालय ही करती है। तो और दोस्तों इसमें जो है आपका जो ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये आदेश 18 तो इसमें जिक्र किया गया है दोस्तों, लेकिन आपको हम बता दें इसमें कि 18 का जो आदेश, जो आर्डर 18 है, इसका जो रूल है दोस्तों, रूल 4(2) में इसका प्रावधान किया गया है। और एक प्रावधान और भी है दोस्तों इसमें, इसके जो रूल 4 है, इसके जो 2 है, इसके उप रूल 4 में जो 2 है दिया हुआ दोस्तों, इसका परंतुक है ये, ठीक, इसके परंतुक में ये दिया हुआ है। तो ये दोनों आप देख सकते हैं वहाँ पर। अब ये साक्षी की ये जो है दोस्तों आपका ये पहला वाला जो है ये आदेश 18 रूल 4 और इसके जो खंड 2 में ये दिया हुआ कि साक्ष्य की पुनः परीक्षा यानी कि वो कर सकता है न्यायालय या कमिश्नर कर सकता है। और इसमें जो दोस्तों ये जो दिया है दूसरा कि साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए कोई आक्षेप का निर्णय, तो इसमें दोस्तों ये रूल 4 के खंड 4 में ये दिया गया है कि वह नहीं कर सकता, वह सिर्फ निर्णय कौन करेगा? वो न्यायालय ही करेगा। इसका परंतुक में, इसके परंतुक में दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है तो सुखाचार अधिनियम के अधीन अधिष्ठायी संपत्तियों से अभिप्रेत है। तो इसमें जो दोस्तों आपका सही आंसर है वो है आपका ए, वह भूमि जिसके फायदाप्रद उपयोग के लिए अधिकार विद्यमान है। अधिष्ठायी संपत्ति मतलब दोस्तों डोमिनेंट जो है हेरिटेज। और दोस्तों ये जो दिया हुआ है ये सेक्शन आपका, ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है। सेक्शन सुखाचार अधिनियम के अंतर्गत ये सेक्शन 4 में दिया हुआ है। और 4 का दोस्तों ये जो है का में ये दिया हुआ है, ठीक है, 4 का में ये दिया हुआ है। और खा में दोस्तों ये है, ये जो डिफिनीशन है दी गई कि वह भूमि जिस पर भार अधिरोपित हो या अधिसेवी संपत्ति, ठीक, इसको अधिसेवी संपत्ति कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं सर्वियांट हेरिटेज कहते हैं इसको, ठीक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, क्या हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में एक विधि मान्यता दत्तक पिता या माता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द किया जा सकता है? तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा नहीं। ये कहाँ पर दिया हुआ है? तो ये आपका दिया हुआ है दोस्तों जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 15 में ये दिया हुआ है, सेक्शन 15 में ये दिया हुआ है कि विधिमान दत्तक रद्द ना किया जाएगा। इसकी जो हेडिंग है वो हेडिंग है कि विधिमान दत्तक रद्द ना किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न जो दोस्तों है वो है 24, एक लोक सेवक आ दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए दस्तावेज का अशुद्ध अनुवाद बा को क्षति कारित करने के आशय से करता है, आ द्वारा किया गया अपराध है। तो दोस्तों इसमें जो है आ द्वारा किया गया अपराध, इसमें जो अपराध इसके लिए दोस्तों 3 वर्ष का है। तो इसमें 3 वर्ष देखिए ये दिया है यहाँ आसंज्ञेय, जबकि वो संज्ञेय अपराध है।
3 वर्ष का जो दंड होता है वो संज्ञेय होता है, यहाँ असंज्ञेय यानी कि ये भी नहीं होगा। अजमानती, जबकि वो जमानती बताया गया है लिस्ट में दोस्तों जो सीआरपीसी की, उसमें ये अजमानती ये भी नहीं सही है। असमनीय, तो दोस्तों ये यानी कि आपका इसमें किया गया अपराध जो है दोस्तों ये शमनीय नहीं है। तो इसमें से दोस्तों आपका जो बता दें कि जो उपरोक्त सभी यानी कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। यानी कि ये भी वो शमनीय भी अपराध नहीं है, यानी कि उपरोक्त में से ये कोई भी सही नहीं है, यानी कि विकल्प इसका डी सही है। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको हम बता दें आपको, ये दिया हुआ है जो आपका ये आईपीसी के सेक्शन जो है दोस्तों 167 में ये दिया हुआ है। अगला जो निम्न में से किस मामले में धारा 499 व 500 भारतीय दंड संहिता की संवैधानिकता की पुष्टि की गई। तो इसमें दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, न्यायालय अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के पश्चात सहायक लोक अभियोजक को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है, अभियुक्त को किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका इसमें आंसर जो है दोष मुक्त किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर दिया है कि साक्ष्य प्रारंभ होने के पश्चात, ये दोस्तों दो कंडीशन होती है। एक, अगर मान लीजिए कि आरोप अगर विरचित करने से पहले ही अगर अभियोजन वापस ले लिया जाता है तो वहाँ पर अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाता है, उसको डिस्चार्ज माना जाता है कि उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन अगर जो चार्ज है वो फ्रेम करने के बाद अगर उसका अभियोजन वापस लिया जाता है तो फिर उसको वहाँ पर दोष मुक्त माना जाता है। चूँकि यहाँ साक्ष्य प्रारंभ होने के पश्चात यानी कि जो आरोप है वो विरचित हो चुका है, यानी चार्ज फ्रेम हो चुका है, इसलिए इसको यहाँ पर दोष मुक्त माना जाता है। तो ये जो दोस्तों प्रावधान किया गया है ये जो है आपका सीआरपीसी की जो धारा है, सीआरपीसी की धारा 321 में यह प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से भोगी गई निरोध की किस अवधि को उस मामले में कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो आपका सही आंसर है यह है आपका बी, यानी कि उसी मामले में, उस मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि को, यानी कि उसी मामले में, किसी अन्य मामले में नहीं, उसी मामले में उसको जो भी अन्वेषण या विचारण के दौरान या इंक्वायरी के दौरान जो भी उसको कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ी है वह उसको क्या होता है, उसको वहाँ से मुजरा कर दिया जाएगा, यानी कि उसको घटा दिया जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न ये जो आपका जो दिया हुआ है दोस्तों, ये हम आपको बता दें कि इसमें जो है अगला जो इसका प्रश्न है, ठीक 428 सेक्शन दिया हुआ है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका जो है कथन सी सही नहीं है, यानी कि जब मृत्युकालिक कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हों तो मृत्युकालिक कथन सुसंगत नहीं होगा। दोस्तों ऐसा कोई भी उसमें प्रावधान नहीं किया गया एविडेंस एक्ट में कि अगर उसके रिश्तेदार उपस्थित हों तो वह कथन जो है ग्राह्य नहीं होगा। मृत्युकालिक कथन के बारे में कहाँ दिया गया है, ये सेक्शन 22(1) में ये दिया हुआ है, ठीक, सब सेक्शन 1। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 29, निम्न में से कौन सी परिस्थिति में मुख्य परीक्षण के दौरान न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो दोस्तों है आपका जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी कि जब प्रश्नगत बात पर्याप्त रूप से साबित है, ठीक, इसमें आपका ये आंसर सही है। तो इसमें दोस्तों जो दिया हुआ है ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एविडेंस एक्ट की जो धारा है दोस्तों 142 में ये दिया हुआ है। तो इसमें उन्हें कब नहीं पूछा जाना चाहिए, तो इसमें दिया हुआ है कि जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद है या उसकी राय में, यानी न्यायालय की राय में पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा न्यायालय देगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है कि उन बातों के बारे में जो विवादित हैं या पुनः स्थापना के रूप में नहीं है, जबकि होना यह चाहिए कि जो विवादित नहीं हैं और जो पुनः स्थापना के रूप में स्थापित हैं, यानी कि जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद हैं और न्यायालय की राय में जो पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को, ऐसे सूचक प्रश्नों को पूछे जाने की अनुज्ञा न्यायालय मामले में देगा। तो सूचक प्रश्न की परिभाषा जो है दोस्तों 141 में दी गई है। और आपको बता दें कि कब पूछा जाना चाहिए, तो 143 में ये बताया गया है कि कब पूछा जाना चाहिए, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका
साझेदारों के मध्य हुई संविदा के अधिन साझेदारी फर्म विघटित होगी। तो साझेदारी फर्म कब विघटित होगी? तो इसमें दोस्तों जो है आपका सही आंसर जो है आपका 30 का वो है डी, यानी कि उपरोक्त सभी दशाओं में वह विघटित हो जाएगी। यानी कि यदि वह किसी नियत अवधि के लिए गठित की गई है तो उस अवधि के अवसान पर यदि वह एक या अधिक प्रोद्यमों या उपक्रमों को चलाने के लिए गठित की गई हो तो उसके या उनके पूर्ण हो जाने पर, किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने पर यह प्रावधान किया गया है दोस्तों आपका जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 42 में ये प्रावधान किया गया है। इसमें एक और भी खंड है कि किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाने पर भी वह विघटित हो जाएगा। इसका चौथा जो खंड है, 3 दिया हुआ दोस्तों, चौथा इसका है कि किसी भागीदार के दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाने पर भी वह विघटित हो जाएगा। तो अगला जो दोस्तों आपका है वो है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में खोए हुए माल को पाने वाला क्या समझा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको उपनीति कहा जाता है। ये दिया हुआ है सेक्शन 71 में, यह प्रावधान किया गया है। जहाँ तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 का संबंध है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों आपका जो कथन है वो आपका कथन सी सही है। बाद उस न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के क्षेत्राधिकार में बाद हेतु पूर्णता या भागता उत्पन्न हुआ है। तो ये दोस्तों आपका सेक्शन जो है 20 में दिया हुआ, सेक्शन 20 के सी में यह चीज़ें ये आपका दिया हुआ है, ये चीज़ें ठीक। और दोस्तों जो आपका पहला इसमें जो दिया हुआ है, ये वाला पहला जो है आपका दिया हुआ है ये कि बाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जो उसका विचारण करने में सक्षम हो, ये दिया हुआ है। सीपीसी की धारा जो है ये सेक्शन 15 में ये दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो दूसरा वाला खा वाला जो दिया हुआ ये 16 के परंतुक में दिया हुआ है, ये 16 के परंतुक में दिया है, सेक्शन 16 के परंतुक में ये दिया हुआ है। और सी वाला हमने बताया कि 20 का सी यानी कि सेक्शन 20 खंड सी में दिया हुआ है यह प्रावधान। आपका आंसर सी सही है। अगला है निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन नियम 1999-2002 की वैधता को जायज़ ठहराया? तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका सी, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों 34 वो है निम्न में से किस बंधक में बंधककर्ता की बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को सुपुर्द करना आवश्यक है? तो इसमें दोस्तों भोग बंधक में यह आवश्यक होता है कि जो बंधक करता है वह जो संपत्ति है उसका कब्जा बंधकदार को अंतरित कर दे। क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें जो बंधक जो दार होता है तो वो इसी संपत्ति से है उसके जो उससे मिले लाभ या किराया जो भी हो उससे अपना जो ऋण दिया रहता है उसका उसमें भुगतान कर लेता है। ये कहाँ पर दिया हुआ है? ये दोस्तों टीपीए के सेक्शन जो है 58D में ये दिया हुआ है भोग बंधक के बारे में। अगला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में हो, चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप कोई एक पक्षकार विवाह के समय विधिमान सहमति देने में समर्थ हो, कोई एक पक्षकार को विवाह के समय उन्मत्तता के बार बार दौरे आते हैं उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसमें दोस्तों सही आंसर जो है आपका ए सही है कि पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों वह विवाह जो होता है शून्य होता है। यह कहाँ पर दिया गया है? हिंदू मैरिज एक्ट में दोस्तों ये सेक्शन जो है आपका 11 में दिया गया है। इसमें कितने ग्राउंड दिए गए हैं दोस्तों? तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि अगर कोई मामला जो सेक्शन 5 के खंड जो है दोस्तों सेक्शन 5 के खंड जो 1, 4 और 5 के अंतर्गत आते हैं तो वह जो होता विवाह शून्य होता है। तो दोस्तों एक में क्या है कि अगर विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से किसी के पति या पत्नी जीवित हों तब भी विवाह शून्य होगा। चौथा खंड है दोस्तों अगर दोनों एक दूसरे के प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत आते हों तब भी विवाह शून्य होगा। पांचवा जो है दोस्तों अगर वह दोनों एक दूसरे के सपिंड नातेदार हों तब भी वह जो है विवाह शून्य होगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, एक हिंदू पत्नी अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर से भरण पोषण निम्न विधि में प्राप्त करने की अधिकारिणी है। तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका हिंदू जो मैरिज एक्ट है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि विधवा जो पुत्रवधू है वो भरण पोषण अपने ससुर से प्राप्त कर सकती है। अगला जो दोस्तों प्रश्न है आपका, मजिस्ट्रेट द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता जिसके लिए वह विधि द्वारा सशक्त
नहीं है, कार्यवाही को दूषित करता है। तो इसमें दोस्तों जो है आपका ये दिया हुआ है, आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी वाला, जो आपका करेक्ट आंसर है। सीआरपीसी की धारा 190 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करना, और इसमें दोस्तों सभी सही हैं, बस यही एक चीज़ सही नहीं है। अगर ये ऐसा करता है तो कार्रवाई दूषित मानी जाती है। तो इसमें दोस्तों ये कहाँ पर दिया गया है, इस सीआरपीसी की धारा जो है 460 में एक लिस्ट दी गई है कि किन परिस्थितियों में अगर मजिस्ट्रेट कोई कार्य करता है तो वह उसके द्वारा किया गया कार्यवाही जो है दूषित नहीं मानी जाएगी, जबकि 461 में दिया गया है कि कार्यवाही दूषित मानी जाएगी। तो इसमें दोस्तों आपको हम बता दें कि 176 जो मेरी तो समीक्षा के बारे में बात करता है, ठीक है। और दोस्तों 190 एक गा के अधीन जो है एक इसका 100 गा में क्या दिया गया है, तो ये दोस्तों संज्ञान से संबंधित सेक्शन है। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर वो मजिस्ट्रेट जो है कि अगर मान लीजिए कि अधीन संज्ञान अर्थात पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं की जानकारी पर अगर मामले या अपराध का संज्ञान करता है तो इस दशा में क्या है दोस्तों, इस सेक्शन के अंतर्गत कार्यवाही दूषित मानी जाती है अगर इस सेक्शन के अंतर्गत वो कार्यवाही करता है। जबकि वहीं अगर इसको हम कहते हैं कि 190 के खंड 1 का और खा के अंतर्गत वो कार्यवाही करता तो दूषित नहीं माना जाता, ठीक है। अगला जो दोस्तों आपका प्रश्न है वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 का एक अभियुक्त जिसके विरुद्ध विचारण या अनवीक्षा लंबित है की जमानत स्वीकार करने का प्रावधान करती है यदि, तो दोस्तों इसमें यदि उसने दोस्तों अपने अपराध से आधे से अधिक अवधि अगर उसने बिता ली है तो उसको जमानत दे दिया जाता है। यानी कि विकल्प इसका जो दोस्तों आपका सही है वो है आपका सी, यानी कि वह विचारणाधीन अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि का निरोध भुगत चुका है। अगर वो आधे से अधिक निरोध भुगत चुका है तो उसको जमानत दे दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 39, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो है आपका एक मानचित्र, शिला मुद्रित शब्द, शिला पर उत्कीर्ण लेख धातु का एक टुकड़ा जिसका प्रयोग घातक चोट खारिज करने के लिए किया गया है। तो इसमें दोस्तों ये जो दस्तावेज नहीं है, तो दोस्तों अगर ये उत्कीर्ण लेख धातु का एक टुकड़ा अगर यहाँ तक होता तो यह दस्तावेज ये भी माना जाता, लेकिन ये पूरा सेंटेंस एक साथ है इसलिए दस्तावेज नहीं माना जाता। ये कहाँ पर दिया हुआ है, ये एविडेंस एक्ट की धारा 3 में दिया हुआ है। इस सेक्शन 3 में दस्तावेज की परिभाषा दी हुई है कि कौन कौन सी दस्तावेज मानी जाती है। अगला सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट वर्ग हैं। तो किसके वर्ग हैं दोस्तों, ये दंड न्यायालय के वर्ग हैं। ये कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये सीआरपीसी की धारा जो है ये 6 में ये बताया गया है, उनका वर्ग, उनके दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में बताया गया है। अगला जो दोस्तों, क्या किसी सेशन न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को विचारण में शामिल करने की शक्ति है जिसके विरुद्ध सुपुर्दगी आदेश ना हो। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर जो है आपका ये है हाँ, ऐसा उसको पावर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका वो है 42, सहारनपुर में एक फर्नीचर निर्माता है, वाराणसी में कारोबार करता है, सहारनपुर में अपने अभिकर्ता के माध्यम से आज से 100 कुर्सियाँ खरीदता है और सहारनपुर में साको उनका प्रदत्त करने को आज से अपेक्षा करता है। वह खरीदी गई कुर्सियों की कीमत का भुगतान करने में असफल हो जाता है। तो इसमें दोस्तों जो सही आंसर है वो है सी, जो है या तो सहारनपुर में वाराणसी में वाद दायर कर सकेगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका वो है 43। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा टाइम लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसकी व्याख्या करने में टाइम लगता है। मैं चाहता तो एक एक ऐसे टिक मरवा के आगे निकल जाता, टिक मार के, उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता उतना। तो इसमें मैं व्याख्या कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके लिए आप बस देखते जाइए और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही जब आप सॉल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न दोस्तों, आप 50,000 रुपये के वार्षिक भाटक पर एक परिसर को किराए पर देता है। पूर्ण वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 का भाटक बकाया है और उसका भुगतान नहीं हुआ। केवल 2014, 2015 के बकाया भाटक हेतु वर्ष 2018 में बाकी विरुद्ध बाद लाता है। तो दोस्तों इसमें जो है इसमें जो उत्तर जो है आपका दोस्तों, इसमें 43 में आंसर जो है बी सही है आपका। यानी कि जो है बाद में पृथक बाद 2016-17 के बकाया भाटक हेतु के विरुद्ध बाद नहीं ला सकता। ये किसके अंतर्गत कवर होगा दोस्तों, ये जो सीपीसी की धारा जो है 11, यानी कि रेस जुडिकेटा के अंतर्गत ये कवर होगा। इसकी जो स्पष्टीकरण 4 में ये बताया गया है दोस्तों, स्पष्टीकरण 4 में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए किसी को ऐसा अवसर है कि जो वह उठा सकता था और उसने नहीं उठाया, तो बाद में उसको ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही दोस्तों गलत है, क्योंकि इसमें जो दोस्तों इसमें 2 ऐसे अभयारण्य हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे कैमूर है, ये बिहार में है दोस्तों, ये बिहार में है, और कुंभल जो है ये राजस्थान में है। ठीक, और इसमें 2 ही उत्तर प्रदेश है, नवाबगंज और चंद्रप्रभा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 2 इसमें ऐसे विकल्प हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल जो है 117 में विशेष उपबंध दिए गए हैं वित्त विधेयकों के बारे में। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ये कहाँ पर दिया है, आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। ये आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कौन फिर शपथ दिलाएगा, तो उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश है दोस्तों वह शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को। अगला जो है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह कहाँ पर प्रावधान किया गया है, ये आर्टिकल 316 में प्रावधान किया गया है। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त आयोग की दशा में उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में उनकी जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराया था बेदखली के विनियमन अधिनियम 1972 के अंदर आने वाले किसी भवन के किराएदार धर्म से हिंदू की मृत्यु के आधार पश्चात कौन अन्य उत्तराधिकारियों की उपस्थिति में किराएदारी उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं करेगा। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है पिता। इसमें दोस्तों जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम देखेंगे तो इसमें जो और तीनों लोग हैं ये तीनों जो लोग हैं दोस्तों ये आते हैं वर्ग 1 में, ये वर्ग 2 में आते हैं, इसलिए ये तो होंगे, ये दूसरे ये अनुपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।